हेलो एवरीवन, दिस इज चारू गुप्ता एंड आज के सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था। सेशन को शुरू करें उससे पहले आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सिलेक्शन बैच लॉन्च्ड बाय 7 स्टार पाठशाला। पहले भी मैं आपको इस सब चीजों के बारे में बता चुकी हूँ। 7 स्टार पाठशाला का एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा यदि आपको इस बैच को अवेल करना है। तो इस बैच में फैसिलिटीज आपको क्या क्या दी जाएंगी। दिल्ली पुलिस का बैच है 2025 की वैकेंसी के लिए। सारी चीजें आपको यहाँ पे लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, नोट्स की पीडीएफ मिल जाएंगी, डाउट सेशंस है। सारी चीजें आपको बेसिक से एडवांस तक तैयार करवाई जाएंगी। यदि आपको एनरोल करना है तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके पर्टिकुलर बैच पे क्लिक करके आप लोग रजिस्टर करवा सकते हो। इसी तरीके से एसएससी जीडी का भी कोर्स लॉन्च किया गया है। एसएससी जीडी में आपको सिमिलर फैसिलिटीज मिल जाएंगी। सिमिलरली आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद पर्टिकुलर बैच, यदि आप एसएससी जीडी का लेना चाहते हो तो जीडी पे क्लिक करना है, दिल्ली पुलिस का लेना चाहते हो तो उस पर क्लिक करके अवेल कर सकते हो। सारी चीजें आपको अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर करवाई जाएगी। कोर्स की वैलिडिटी भी जब तक आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता तब तक रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आप जीएस का पेपर, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यदि आपने जीएस का स्ट्रेटेजी देखना है कि किस तरीके से जीएस में अच्छा स्कोर करना है वनडे एग्जाम्स को लेकर, सब में सिमिलर ऑलमोस्ट टॉपिक हमें देखने को मिलते हैं। स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए डेडिकेटेड है, तो इसको आप चेकआउट कर सकते हो किस तरीके से आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किससे कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पिछले क्लासेस में क्या ट्रेंड, पिछले एग्जाम्स में क्या ट्रेंड रहा है, सब चीजें इस क्लास में डिस्कस की गई है। जाकर देख सकते हो, 7 स्टार पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का चैप्टर हमने शुरू किया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट नंबर 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं। पार्ट नंबर 4 कितने आर्टिकल्स को कवर करता है? आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 को कवर करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या है कि स्टेट को कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं, कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनको उन्हें फॉलो करना है, जिनको उसे फॉलो करना है अपने, यदि पॉलिसीज वो निर्मित करता है कोई तो। ठीक है, पॉलिसीज को निर्मित करते समय, अपने देश को चलाते समय, देश में जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है, प्रशासन किया जा रहा है, उसको करते समय, चलाते समय आपको इन पॉलिसीज को ध्यान में रखना है, इन निर्देशक तत्वों को याद में रखना है। इसके बाद हमने देखा कि निदेशक तत्वों का आइडिया हमने कहां से बोरो किया है? आयरलैंड से बोरो किया है। निदेशक तत्व गैर वाद योग्य और गैर प्रवर्तनीय है, अप्रवर्तनीय है। गैर वाद योग्य का मतलब क्या मतलब है और अप्रवर्तनीय का क्या मतलब है कि आप इनको कोर्ट में ले जाकर इनके खिलाफ वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते कि हमारे भाई डीपीएसपीज हैं, वायलेट हो गए तो आप इनको लागू करवाओ। कोर्ट लागू नहीं करवाएगा क्योंकि लिखा हुआ है कि ये गैर वाद योग्य है। हमने ये भी पढ़ा था कि गैर वाद योग्य क्यों है, क्योंकि संसाधनों की कमी के चलते इनको गैर वाद योग्य श्रेणी में डाला गया। यदि हमारे पास बहुत सारे संसाधन होते तो हम इनको भी वाद योग्य श्रेणी में डाल देते कि लोग इनको लेकर कोर्ट में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार के पास इतना पैसा है, सरकार के पास इतनी ताकत है कि ये सारी चीजें सरकार प्रोवाइड करवा दे। लेकिन इनमें ऐसी ऐसी चीजें लिखी है कि वो अभी लोगों को प्रोवाइड नहीं करवाई जा सकती, सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है। इसलिए सरकार ने बोला कि अभी ये गैर वाद योग्य रहेंगे। यदि गवर्नमेंट को लगता है कि समय आ गया है इनको लागू करने का, तो समय के साथ साथ गवर्नमेंट लागू कर सकती है, हमारी सरकार लागू कर सकती है। उद्देश्य इनका क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। जो फंडामेंटल राइट है उनका उद्देश्य था राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। आगे बढ़ते हैं। राज्य का मतलब भी हमने समझा था, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद आप लोग देखो, संवैधानिक प्रावधान हमने पढ़ने शुरू किए। पार्ट नंबर 4 आर्टिकल नंबर 36 से 51। आर्टिकल नंबर 36 और 37 भूमिका बनाते हैं किसकी? फंड डीपीएसपी की। 36 के अंदर क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा दी गई है। 37 के अंदर ये बात लिखी गई है कि ये गैर प्रवर्तनीय है, गैर वाद योग्य है। प्लस एक और चीज क्या लिखी गई है 37 के अंदर कि फंडा, ये जो हमारे डीपीएसपीज हैं, स्टेट की गवर्नेंस में फंडामेंटल है। जब भी राज्य की नीति बनाई जाएगी तो उसमें मूलभूत कौन रहेंगे? डीपीएसपीज रहेंगे। इनको ध्यान में रखकर ही आपको कोई नीति बनानी है। ठीक है, ये दोनों बातें किसमें लिखी गई है? 37 में। आर्टिकल नंबर 36 में राज्य की परिभाषा, और क्या लिखा गया है? राज्य की परिभाषा वही रहेगी जो आर्टिकल नंबर 12 में फंडामेंटल राइट्स के टाइम पे, फंडामेंटल राइट के पार्ट 3 में आर्टिकल नंबर 12 में लिखी गई थी। तो आपको यदि राज्य की परिभाषा पढ़नी है तो आप आर्टिकल नंबर 12 में जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया था केंद्र की विधायिका और कार्यपालिका, मतलब केंद्र की संसद, जो विधायिका है केंद्र की, विधायिका मतलब कानून बनाने वाली संस्था। ठीक है, ये आप लोगों को पता है ना। सरकार के 3 ऑर्गन्स होते हैं, यदि नहीं पता है तो एक बार देख लो। सरकार, ये क्या हो गई? सरकार हो गई, सरकार या फिर हमारा गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के क्या होते हैं? 3 ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन सी? विधायिका, एक क्या होता है? कार्यपालिका, और एक क्या होता है?
न्यायपालिका, ये सरकार के 3 अंग हैं, ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायपालिका, हर सरकार के पास ये नॉर्मली 3 अंग पाए जाते हैं जिसके द्वारा किसी राज्य का मतलब स्टेट को गवर्न किया जाता है। स्टेट मतलब कि देश, ठीक है। विधायिका क्या है? विधायिका क्या करती है? कानून निर्माण करती है। क्या करती है? किसी भी देश में कानून निर्माण का काम कौन करता है? विधायिका करती है, कानूनों का निर्माण करना, ठीक है, कानून निर्माण करना, ये काम किसका है? विधायिका का है। अब कानून बन गए, किसी कानून से ही देश चलते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लॉज बनाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्टेट को गवर्न किया जाता है। कानून बन गए तो उनको लागू भी करवाना पड़ेगा, कानून बना के रखने थोड़ी है, कानूनों को लागू करने का काम, कानून लागू करना, ये कौन करता है? कार्यपालिका करती है। इसके बाद कानून बन गए, कानून लागू हो गए, क्या वो संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं, क्या उन जो कानून है उनका वायोलेशन तो नहीं किया जा रहा, इस तरीके से इसकी समीक्षा करने का काम किसका होता है? न्यायपालिका का होता है। कानूनों की समीक्षा करना, कानूनों की समीक्षा करना, क्या कोई ऐसा कानून तो नहीं बना दिया जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का या फिर हमारे संविधान का उल्लंघन करता है, ठीक है, कानूनों की समीक्षा करना प्लस नॉर्मल काम तो इसका क्या है? इसी तरीके से क्या दिलवाता है? न्याय दिलवाना, ठीक है। यदि कानून अच्छे से लागू होंगे देश में तो लोगों को क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। तो ये 3 अंग है जो अपना अपना काम करते हैं। भारत की यदि बात की जाए तो भारत में विधायिका कौन सी है? भारत की विधायिका की यदि बात करो तो भारत में केंद्रीय स्तर पर यदि बात की जाए तो विधायिका कौन है? हमारी संसद। केंद्र में कानून निर्माण करने का काम कौन करता है? संसद करती है। संसद के कौन से हैं? 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ये कौन है? केंद्र के स्तर पर। और यदि राज्यों के स्तर पर बात की जाए तो राज्य में क्या है? विधानमंडल। राज्यों में क्या है? एक सेकंड, इसको इधर हटाओ। राज्यों में क्या है? राज्यों में है विधानमंडल। और विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद। कौन होते हैं? विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद केंद्रीय स्तर पर और राज्यों के स्तर पर दोनों पर हमने सिमिलर फॉर्मेट अपनाया हुआ है, एक जैसा ही फॉर्मेट है। जिस तरीके से केंद्र में संसदीय शासन व्यवस्था है वैसे ही हर राज्य में भी अपनी संसदीय शासन व्यवस्था काम करती है। केंद्र में संसद है, संसद के 2 सदन हैं। राज्य है तो राज्यों में विधानमंडल होती है और विधानमंडल के 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। ये बात अलग है कि कुछ राज्यों में ही विधान परिषद का गठन किया गया है, बाकी सभी राज्यों में एक ही सदन है, विधानसभा। केवल 6 ही स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे ये दोनों सदन मिलते हैं, ठीक है। मैं अपने स्टेट की बात यदि आपको बताऊं तो मेरे स्टेट में क्या है? एक ही सदन पाया जाता है जो कि है विधानसभा। आप अपने स्टेट के बारे में जरूर लिखना कि आपके स्टेट में क्या विधानसभा और विधान परिषद दोनों है या फिर एक ही सदन है, विधानसभा। और आप लोगों को एक क्वेश्चन और बताना है होमवर्क के लिए कि कौन से वो 6 स्टेट्स हैं जिनके अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों काम करती है। उन स्टेट्स के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। मैंने आपको बता दिया कि 6 स्टेट्स ऐसे हैं, ठीक है। उन 6 स्टेट्स के नाम लिखो जिनमें दोनों हाउसेस काम करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? कानून का निर्माण करते हैं। कोई भी बिल आता है तो किसके पास आता है? लोकसभा के पास आता है, फिर राज्यसभा के पास जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर उस पर सिग्नेचर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? कानून निर्मित हो जाता है। अब कानून तो बन गया, उसको लागू कौन करेगा? लागू करेगी हमारी सरकार, चुनी हुई सरकार। कौन होती है? चुनी हुई सरकार, ठीक है। और हम किसको भी कार्यपालिका के अंदर, मुख्य कार्यपालिका के अंदर हम किसको लेते हैं? राष्ट्रपति को भी ले लेते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति को भी लेते हैं। क्योंकि जो सरकार है वो सारे काम करती है रियलिटी में, लेकिन जो काम के ऊपर जो साइन होते हैं ना वो किसके होते हैं? राष्ट्रपति के होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, अभी के लिए आप थोड़ा मोटा मोटा समझ लो। जो चुनी हुई सरकार है वो क्या है? जो भी चीजें बन गई उनको लागू करने का काम करते हैं। जो भी कानून बन गए उनको लागू करने की शक्ति किसके पास है? सरकार के पास है, ठीक है। न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका इनकी समीक्षा करती है। यदि केंद्रीय स्तर पर जैसे हमने बात की तो सुप्रीम कोर्ट होता है, इसकी हायरार्की देख लो। सुप्रीम कोर्ट हम सबसे ऊपर देखते हैं, फिर हर राज्य के स्तर पर क्या होता है? हाई कोर्ट होता है, और फिर नीचे हमारे क्या होते हैं? लोअर कोर्ट्स होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। जब से सबसे पहले यदि कोई अन्याय आपके साथ होता है, यदि आपको कुछ दिक्कत लगती है तो आप लोअर कोर्ट्स के पास जाते हो, यहाँ से न्याय नहीं मिलता तो हाई कोर्ट के पास, और हाई कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलता तो किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। इस तरीके से हमारा क्या करता है?
न्यायपालिका काम करती है, ठीक है। लेकिन ये बात अलग है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका यदि वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो, आपको लोअर कोर्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सरकार का मतलब समझ में आया। आगे से यदि किसी को नहीं पता है तो बहुत अच्छे से इन चीजों को याद रखना है, ये बहुत बेसिक्स हैं पॉलिटी के, जो आपको आगे शायद हो सकता है कोई बताए भी ना, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये चीजें नहीं पढ़ते हैं, स्पेशली सब आपको आएंगे आर्टिकल वगैरह पढ़ा के जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये सब चीजें बेसिक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सरकार का क्या मतलब है, हम आए दिन भाषा में सरकार का इस्तेमाल करते हैं आम भाषा में, तो सरकार का मतलब है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसका क्या मतलब है, लेजिस्लेचर ये है एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करती है, और हो गई ये जुडिशरी, ठीक है। इतना याद रखना अभी के लिए, बाकी चीजें आगे कभी और डिटेल में देखते हैं, ठीक है। यहां तक आप लोगों ने चीजें देख ली, 36 और 37 हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, 38, ठीक है, आर्टिकल नंबर, एक सेकेंड, 38। एक सेकंड, कहीं तो जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो आर्टिकल नंबर 38 से हमारे डीपीएसपी फाइनली शुरू होते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या बोला गया है, राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे क्या हो, लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो। वर्ड क्या इसमें आ रहा है, लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर, किससे संबंधित है, आर्टिकल नंबर 38 पब्लिक वेलफेयर से संबंधित है, ठीक है। प्लस राज्य ऐसी, हमने क्या पढ़ा, राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो, प्लस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो। दो चीजें करना है, ठीक है। पहला क्या है, राज्य, लिख लो इसको पहले, राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे लोक कल्याण, लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो, की अभिवृद्धि हो, एवं सामाजिक, याद आ रहा है कुछ, ये तीन वर्ड्स हमने कहां पढ़े थे, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो, न्याय सुनिश्चित हो, ठीक है। अब यहाँ पे कीवर्ड ढूंढो, कीवर्ड इसके अंदर क्या है, एक तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसकी बात की जा रही है, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने की बात की जा रही है। एक हमारा क्या है, लोक कल्याण को सुनिश्चित करने की बात की जा रही है। तो दूसरा वर्ड हमारे पास क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, लोक कल्याण सुनिश्चित हो। एक हमारा है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। इन दोनों को इंश्योर करने की बात कहां पे की जा रही है, आर्टिकल नंबर 38 में। राज्य एक ऐसा काम करेगा, हमने क्या देखा, राज्य को निर्देश दिए जाएंगे इसमें नीति निर्देशक तत्वों में। तो पहला निर्देश राज्य को क्या दिया गया है आर्टिकल नंबर 38 में, कि आपको ऐसी व्यवस्था बनानी है समाज में कि आप क्या करो, लोक कल्याण को, लोगों का वेलफेयर सुनिश्चित करो, जनता का कल्याण कर सको। वो जनता का कल्याण करने के साथ आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय समाज में सुनिश्चित करना होगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कहां पे भी पढ़े थे, प्रियम्बल में भी पढ़े थे, ठीक है। 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता और 1 प्रकार की बंधुता, याद होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये शब्द किस किस के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं।
पहला प्रियम्बल और डीपीएसपी, दूसरा प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट, तीसरा प्रियम्बल, फंडामेंटल और राइट और डीपीएसपी, तीनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको चुनना है प्रियम्बल और डीपीएसपी दोनों के अंदर किसका इस्तेमाल किया गया है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय शब्द का इस्तेमाल किया गया है। फंडामेंटल राइट में आपको ये पूरा तीनों वर्ड्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो हेक्टिक लग सकता है ये याद करना आप लोगों को, ठीक है, कि कितने आर्टिकल याद करें हम, कितना पढ़ें, कितना देखें, लेकिन आप लोगों को पास ऑप्शन है कि आप लोग कीवर्ड से चीजें याद रख सकते हो। जैसे आपने पब्लिक वेलफेयर और एससीपी जस्टिस याद रख लिया कि जस्टिस और वेलफेयर की बात किसमें की गई है, आर्टिकल नंबर 38 के अंदर की गई है। इसके बाद यदि बात करो आर्टिकल नंबर अब देखो यहाँ पे एक नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो आर्टिकल 38 ए, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 44वें संविधान संशोधन। इससे एक और चीज हुई थी, बताओ, अब पीछे से कनेक्ट करते चलो। अब क्या है, अपन उस स्टेज पे आ गए जिसमें मैं आपसे क्वेश्चंस पुटअप कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को चीजें पढ़ा चुकी हूँ। 44वें संविधान संशोधन से बताओ क्या हुआ था। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978, ये चीज मैं देख रही थी कि इसको ए लिखने की बजाय इसको क्या लिख लो, क्लॉज 2 लिख लो, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया, इसको क्या किया गया, जोड़ा गया आर्टिकल नंबर 38(2), ये क्या हो गया हमारा 38(1) हो गया, इसको हमने क्या मान लिया 38(1) हो गया। ये 38(2) 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। इसके अंदर क्या लिखा गया है, इसके अंदर लिखा गया है राज्य, राज्य क्या करेगा, आय, प्रतिष्ठा, सुविधा एवं अवसर की असमानताओं को असमानताओं को कम करेगा। राज्य आय, सुविधा, आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की समानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, कम करने का प्रयास करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा, आर्टिकल नंबर 38 हमने पढ़ लिया, 38 के बाद 39 आना था, लेकिन 38 से पहले ही एक और सब क्लॉज आर्टिकल नंबर 38 के अंदर ऐड करा गया। कब किया गया, 44वें अमेंडमेंट से 1978 के अंदर। 78 से पहले ये एग्जिस्ट नहीं करता था, आर्टिकल नंबर 38 क्लॉज 2 78 में आया है। 1978 में क्या लिखा गया, राज्य आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर, इन सबकी असमानताओं को कम करेगा। क्या चीज है इसमें, कीवर्ड क्या है, आय, प्रतिष्ठा, सुविधा, अवसर, इनकी असमानताओं को क्या करना है, कम करने का प्रयास करना है राज्य को, ठीक है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमने क्या देखा, एक मैंने आपसे क्या चीज पूछी है कि 44वें अमेंडमेंट से क्या चीज हुई थी, 44वें अमेंडमेंट से हमने, यदि याद आया किसी को तो बहुत अच्छी बात है, संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट की लिस्ट से निकालकर हमने कहां पे डाला था, पार्ट नंबर 12 में, आर्टिकल नंबर 300 क्लॉज ए के अंदर हमने उसको शिफ्ट कर दिया था। पार्ट नंबर 3 से निकाल के पार्ट नंबर 12 में, आर्टिकल नंबर 31 से ट्रांसफर करके आर्टिकल नंबर 300 क्लॉज ए, ठीक है। याद आ गया तो अच्छी बात है, नहीं याद आया तो रिवीजन करना शुरू कर दो, ठीक है। जो भी चीज आगे जो भी पढ़ाया जाएगा उसमें पीछे से कनेक्ट करके आपसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे, तो आप लोगों को याद आने चाहिए। यदि आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हो तो आपको जरूर याद आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा आर्टिकल नंबर 38 हो गया, आर्टिकल नंबर 38 क्लॉज 2 हो गया, जो कि 1978 में 44th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। इसके बाद देखो आर्टिकल नंबर 39, राज्य द्वारा, एक सेकंड, राज्य द्वारा अनुसरणीय
कुछ निर्देश, निर्देश लिख लो उसको, ठीक है। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ निर्देश, कुछ ऐसी चीजें हैं जो राज्य को माननी है, जो इसमें सीधे सीधे मेंशन कर दी गई है। इसमें से पहली चीज क्या है? पहली चीज है हमारे पास स्त्री एवं पुरुष, स्त्री एवं पुरुष का आजीविका कमाने का अधिकार, आजीविका कमाने का अधिकार। दोनों को क्या है? अपना अपना काम करने का राइट है, किसी को कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। स्त्री और पुरुष का आजीविका कमाने का अधिकार, राइट टू, एक सेकेंड, ये देखो, स्टेट शैल एंडीवर टू प्रोवाइड मीन्स ऑफ लिवलीहुड टू एवरी मैन एंड वीमेन इक्वली। स्टेट क्या करेगा? हर किसी मैन एंड वीमेन को आजीविका कमाने के बराबर से अधिकार मिले, इस चीज के लिए प्रयासरत रहेगा। किसी भी महिला को रोका ना जाए, नॉर्मली महिलाओं के साथ ही ऐसा होता है, तो महिलाओं को रोका ना जाए काम करने से, उसके लिए स्टेट क्या करेगा? प्रयासरत रहेगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ चला गया? नेक्स्ट देखो, इंग्लिश वाला मैं आप लोगों को दिखा रही थी। राज्य के सामूहिक, राज्य के संसाधनों का नियंत्रण इस प्रकार होगा कि सामूहिक हित की प्राप्ति हो, सामूहिक हित की प्राप्ति हो। पहले इसको लिख लो, सारे लिख लो, फिर उसके बाद देखेंगे, ठीक है। सामूहिक हित की प्राप्ति हो, जो इंपॉर्टेंट वाले मैं उसको आपको लिखवा रही हूँ, ठीक है। धन के सकेंद्रण पर, धन के सकेंद्रण पर रोक लगाई जाएगी, एक सेकंड, धन के सकेंद्रण पर रोक लगाई जाएगी। नेक्स्ट देखो, समान कार्य के लिए, समान कार्य हेतु समान वेतन सुनिश्चित किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है। महिला एवं पुरुष भी है इसके अंदर, ठीक है। महिला, पुरुष एवं बच्चों की सुकुमार अवस्था, इसको समझेंगे सब चीजों को। सुकुमार अवस्था का ना उठाया जाए, ऐसा प्रावधान किया जाएगा, ऐसा प्रावधान करना। वैसे इंपॉर्टेंट वाले ये जो ऊपर के चार है ना, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पूछे जाते हैं, ठीक है। एक छठा और है, वो आप लोग उसमें दिया हुआ है आप लोगों को सारी चीजें, उसमें से आप लोग देख सकते हो। देखो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखी हुई है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन से हैं? ये ऊपर वाले चार हैं, ऊपर वाले चार ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पुरुष स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, मतलब किसी से उतना ही काम करवाओ जितना वो कर सके। बालक है, मान लो कि ईंट पत्थर उठा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि तुम ये 10 किलो का वजन उठाओ। छोटा बच्चा उठा पाएगा क्या? कोई महिला उठा पाएगी? नहीं उठा पाएगी। कोई कमजोर पुरुष है तो वो भी नहीं उठा पाएगा। तो आपको पुरुष स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का, ठीक है, उनकी स्वास्थ्य और उनकी हेल्थ, पहली बात तो उनकी हेल्थ प्लस उनकी जितनी पावर है, मैन पावर है, वुमेन पावर है, उसके हिसाब से उनको काम देना है। ऐसा नहीं है कि आप उनको एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, उनकी पावर में नहीं है वो काम और आप उनसे करवाए जा रहे हो जबरदस्ती।
ठीक है। ऐसे ही बच्चे बेचारे छोटे होते हैं तो उनकी अवस्था का आप लोग दुरुपयोग मत करो, ऐसी इससे संबंधित प्रावधान राज्य को करना पड़ेगा। साथ ही बालकों को स्वतंत्र और गरिमामयी वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए। ठीक है, ये दोनों चीजें देख सकते हो आप। बाकी के जो आपको मैंने बताया ना, इनको समझने की जरूरत है आपको। पहली चीज तो क्या है, स्त्री और पुरुष को का आजीविका कमाने का अधिकार, दोनों को रोका नहीं जाएगा, दोनों को सिमिलर राइट है कि वो अपना काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, अपनी लिवलीहुड अर्न कर सकते हैं। दूसरा, संसाधनों का जो इस्तेमाल है, संसाधनों पर जो नियंत्रण है वो इस तरीके से किया जाएगा कि पब्लिक जो आपको क्या है, कॉमन गुड की प्राप्ति हो। इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, कॉमन गुड। क्या है, कॉमन गुड प्राप्त किया जा सके। ऐसा नहीं है कि समाज के जो संसाधन हैं वो एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हैं, इतने संसाधन है, उस पर एक व्यक्ति हक जमा के बैठा हुआ है, बाकी सभी लोगों के पास उस संसाधन का क्या है, थोड़ा सा भी पार्ट नहीं है, या फिर थोड़ा बहुत ही कम पार्ट है, बहुत ही कम हिस्सा है, और एक व्यक्ति ने मैक्सिमम रिसोर्सेज पर अपना कब्जा किया हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो समाज में जो संसाधन है ना, उस पे नियंत्रण इस तरीके से किया जाना चाहिए कि सभी लोगों के लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो, कॉमन गुड की प्राप्ति हो। इसलिए सरकार क्या करती है, जो जितना भी पैसा या फिर जितने भी संसाधन यदि किसी एक जगह केंद्रित होते हुए दिखाई देते ना, तो सरकार पैसा लेके उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है। जैसे कि जो लोग ज्यादा कमाते हैं उन पे क्या लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है कि वो ज्यादा कमा के अपने पास पैसा रखते जाएं, पता चले वो क्या हो गए, और रिच सेक्शन और भी रिच होता जा रहा है। फिर अपन क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, उस पर टैक्स लगाती है, 30% टैक्स उनसे लिया जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है 30% का, वो पैसा लेके फिर गरीबों के ऊपर खर्च करती है। ये क्या है, इसी तरीके से सरकार संसाधनों पे नियंत्रण करती है जिससे कि सामूहिक हित की प्राप्ति की जा सके। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि संसाधन जो समाज के हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि जिससे सब लोगों का फायदा हो, ना कि कुछ लोगों का। ठीक है, सरकार इसलिए कुछ लोगों पे टैक्स लगाती है, कुछ लोगों से संसाधन लेकर फिर गरीबों में क्या करती है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। गरीबों के लिए योजनाएं चलती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीडीएस स्कीम होती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाली, जिसमें राशन बांटा जाता है। वो किससे बांटा जाता है, इन लोगों के टैक्स के पैसे से ही बांटा जाता है। ठीक है, तो सरकार टैक्स के पैसे से ही सारा काम करती है। तो ये क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका है जिससे कॉमन गुड को एंश्योर किया जा सके। इसके बाद धन के संकेंद्रण पर रोक। हमने पढ़ा कि कुछ लोगों के पास समाज का बहुत सारा धन कुछ लोगों के पास केंद्रित होता है, तो सरकार को क्या करना होता है, इन सब से अपने धन को, राज्य को इन लोगों से धन को लेकर सब लोगों में क्या है, बराबर मात्रा में बांटना होता है। तो मतलब सरकार को इन लोगों के पास धन को केंद्रीकृत नहीं होने देना है, धन के संकेंद्रण पर रोक लगानी है, आय की विषमता को कम करना है। इतने सारे लोग हैं, उनके पास तो समाज का बहुत कम आय का बहुत कम हिस्सा है, और इतने से लोग हैं उनके पास आय का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इस असमानता की खाई को हमको क्या करना है, पाटना है। ये सरकार का क्या है, उद्देश्य है अकॉर्डिंग टू नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद समान कार्य के लिए समान वेतन। यदि आपने सेम काम किया है तो आपको सिमिलर वेतन मिलना चाहिए। महिला और पुरुषों की में यहाँ पे स्पेशली बात की जा रही है। ठीक है, ये दोनों हमने समझ लिए। बाकी के छठा जो हमारा था कि बच्चों के लिए क्या करना है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड होल्ड करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, बालकों के स्वस्थ विकास हेतु अवसर एवं सुविधाएं देना। ठीक है, ये राज्य के क्या है, कुछ अनुसरणीय निर्देश है। राज्य को अपनी नीतियां बनाते समय इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया आर्टिकल नंबर 38 और 39। इससे पहले वाला रिकैप किया, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के सेशन में इतना ही रखते हैं। ये दोनों आर्टिकल थोड़े से लंबे थे, आगे वाले इतने लंबे नहीं आएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। क्लास अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करनी है। आगे के सेशन में चीजों को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।